बिहार से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पहले ऐसी भी खबर थी कि विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ ही चुनाव कराए जा सकते हैं। अब सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू पिछले बार की तरह ही साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीटों की संख्या और अन्य चीजें अगले 2-3 दिनों में साफ हो जाएगी। बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसमें मंत्रालयों का बंटवारा भी पिछली बीजेपी जेडीयू सरकार जैसा ही रहने की संभावना है। इसी बीच सूत्रों से पता चला है कि अभी तक जेडीयू विधायकों को इस घटनाक्रम की आधिकारिक जानकारी नहीं है। लल्लन सिंह भी और आपको बता दूं कि यहाँ पे कई जानकारियां आ रही हैं। ये भी आ रही है कि जेडीयू के सभी जितने भी विधायक हैं उनको इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि ललन सिंह को भी इस बात से अभी तक फिलहाल इनकार कर रहे हैं आधिकारिक रूप से। उसके बाद आपको बता दूं कि जेडीयू में 2 गुट हैं, जो कि एक गुट चाहता है कि नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जाए और एक गुट हमेशा से जेडीयू में रहा है जो कि उनको आरजेडी के साथ जो है जाने के लिए मनाता रहा है। जो बीजेपी में जाने वाले लोग हैं उसमें संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं और विजय चौधरी, ये 3 नाम लिए जाते हैं। जबकि दूसरे गुट में जो है ललन सिंह और विजेंद्र यादव का नाम है, जो कि चाहते रहे हैं कि वो आरजेडी के साथ रहें। मांझी साहब को लेकर के भी एक थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी कि मांझी साहब क्या करेंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीतीश कुमार जब विधानसभा में भाषण के दौरान जो है मांझी साहब पर उन्होंने कुछ तीखी टिप्पणियां की थी, लेकिन अब वो जो है बीजेपी ने उनको मांझी साहब को तैयार कर लिया है कि वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री वाले मंत्रिमंडल में रहेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्टेज सेट है। मनीष जो है हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए। मनीष बताइए अभी की ताजा जानकारी क्या है? बिहार में जो सत्ता में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार लेकिन एक बार फिर अपने सत्ता में जो सहयोगी हैं यानी कि आरजेडी की जगह अब वो बीजेपी को फिर से सत्ता में वापस ला रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब बीजेपी के साथ जो भी उनका 2025 तक का टर्म है वो सरकार चलाए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण सीधा सा है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से उनका मोहभंग हो गया है और उनको लगता है कि जब तक राहुल गांधी हैं तो देश में विपक्ष का कोई भी जो भी कार्यक्रम हो या जो भी उनकी रणनीति हो, कभी भी वो एक तरह से सफल नहीं हो सकती है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन यू कांट बीट देम यू जॉइन देम। तो नीतीश कुमार इसी सिद्धांत पर चलकर एक बार फिर से बीजेपी के साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये सरकार कब बनाएंगे इसके बारे में अटकलें थी। तो अभी तक के जो लक्षण या जो अभी तक की जो इंडिकेशंस है उसके अनुसार लग रहा है कि ये सारा काम जो है एक बार फिर से रविवार को संपन्न होगा, क्योंकि उस दिन जो नीतीश कुमार के पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। तो अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार कैसे ये सत्ता में फिर से अपने एक नए सहयोगी या पुराने सहयोगी को ही के साथ सरकार बनाएंगे। तो पहले वो इस्तीफा देंगे, फिर जो जेडीयू बीजेपी और हम पार्टी, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान जो एनडीए के ही सहयोगी हैं या उनके चाचा, उनके पास कोई विधायक नहीं है, तो जीतन राम मांझी, बीजेपी और नीतीश, ये तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे। अब सवाल यह है कि पिछली बार जब 2020 में उन्होंने सरकार बनाई थी तो बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री थे। तो अब ये बीजेपी को निर्णय लेना है कि वो एक बार फिर से जो नीतीश कुमार के खास या नीतीश कुमार का जिनके साथ में काफी अच्छा एक वर्किंग रिलेशन था, सुशील कुमार मोदी को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाती है, या जो 2 उप मुख्यमंत्री जिसमें दोनों अति पिछड़ी समुदाय से थे उन पे एक बार फिर दांव खेलेगी। लेकिन अभी तक की संभावनाओं से लग रहा है कि सुशील कुमार मोदी के भाग्य फिर से बदलने वाले हैं, या उनके एक बार फिर जो उनका राजयोग है वो शायद प्रबल है। मनोरंजन, मनीष यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी क्यों तैयार हो गई है इस बार? बीजेपी के पास ऐसा क्या था कि बीजेपी मान गई है? अखिलेश भी जुड़े हैं, अखिलेश के पास बाद में आऊंगा। मनीष, देखिए, बिहार के राजनीति की एक सच्चाई है कि बिहार में 3 ही दल हैं जिनके पास में डबल डिजिट का वोट शेयर है। वो है नीतीश कुमार, आरजेडी और बीजेपी। और ये भी बिहार के राजनीति की सच्चाई रही है कि इस 3 दल में जब भी 2 दल साथ होते हैं
तो तीसरे दल को मात खानी पड़ती है। और फिलहाल लोकसभा चुनाव है, वैसे में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक सीट या जिसके पास में 1% का भी वोट शेयर होता है उससे भी दोस्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और वो कोई गला शिकवा नहीं रखते। और नीतीश कुमार के साथ में उनके पुराने अनुभव हैं, तो न केवल नीतीश कुमार को एक बार फिर साथ लाने में बिहार में उनकी सरकार बन जाती है, बल्कि साथ ही साथ ये जो पूरा इंडिया अलायंस का एक जो हवा था, वो हवा भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी एक पूरा जो है वो पंचर हो जाता है। पूरा जो विपक्ष की जो मुहिम है वो एक तरह से धाराशायी हो जाती है। तो इससे एक चीज से बीजेपी दो निशाने कर रही है और ये एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि नीतीश कुमार का ये जो टर्म है 2025 तक, जो अगले साल अक्टूबर नवंबर तक का है, ये उनका आखिरी टर्म है। और कमोबेश बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर नीतीश कुमार को वो थोड़ा से इंटरटेन करे, उनको सत्ता में बनाए रखे, तो जो उनका अति पिछड़ा वोट बैंक है, जिस अति पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नीतीश ने अपने हाल के दिनों में भी देखा होगा कि उनका जो आरक्षण का जो प्रतिशत है 18 से 24% किया, तो वो जो वोट बैंक है उसको अपनी ओर जोड़ने में वो कामयाब रहेगी। मनोरंजन, आप हमारे साथ बने रहिए। अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, मेरा सवाल भी आपसे वही है जो कि मैंने नीतीश से कहा था कि बीजेपी मान गई है इस बार भी। क्या बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वो पलट जाए? देखिए, ये बात जरूर है कि मनाने में थोड़ी दिक्कत आई है, खासतौर से जो बिहार बीजेपी के नेता है वो इस बार बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार के साथ हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, बल्कि इस बार हमें मौका मिला है कि हम अपनी पार्टी को हर सीट के ऊपर दोबारा मजबूत कर सकें। क्योंकि अभी तक होता ही आया था कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे और बीजेपी वहां पर छोटे भाई की भूमिका में थी। इसलिए कई सीटों पर जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ती थी वहां पर बीजेपी को अपना संगठन मजबूत करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन कल सभी बीजेपी नेताओं को, बिहार के बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। विनोद तावड़े जो कि प्रभारी है, उनकी चर्चा हुई, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर वो सब गए, फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले। तो सबको समझा दिया गया कि देखिए साहब, विधानसभा चुनाव तो अपनी जगह पर है, बिहार अपनी जगह पर है, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनानी है और इसलिए एक एक सीट का हमें हिसाब देखना है। हमें बिहार में 40 में से 40 सीटें जीतनी है। पिछली बार 39 सीटें जीती थी, इस बार 40 में से 40 सीटें जीतनी है और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब नीतीश कुमार हमारे साथ आए। जैसा कि मनीष बता रहे थे, बिहार का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है। वहां पर अर्थमेटिक ही चलता है, केमिस्ट्री कम चलती है। अर्थमेटिक ये है कि 3 बड़ी पार्टियां हैं, जहां 2 पार्टियां होंगी उनका पलड़ा अपने आप भारी हो जाएगा। इसमें केमिस्ट्री नहीं चल पाती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये करके देख लिया, तब उसे कामयाबी नहीं मिली। तो अब बीजेपी को साफ एहसास इस बात का कि नीतीश कुमार उनके लिए जरूरी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की मजबूरी यह है कि जो वो भूमिका चाहते थे INDIA गठबंधन में, वो उन्हें नहीं मिली। और आखिरी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग हुई थी वो एक तरह से ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, क्योंकि उसमें राहुल गांधी ने यह कह दिया कि कन्वीनर और चेयरमैन की जो पोस्ट है उस पर बाकी लोगों से बात करके फैसला होगा। इसमें ममता बनर्जी बैठक में नहीं आई थी और नीतीश कुमार इस बात को लेकर इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा उन्हें कन्वीनर नहीं बनना, चाहे तो आप लालू जी को बना दीजिए। और ये एक बड़ा कारण रहा। दूसरा बड़ा कारण रहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, नीतीश कुमार को लगता है कि जहां तो एक तरह आपको सीटों का बंटवारा तय करना था, मुद्दे तय करना था, साझा अभियान तय करना था, उसके बजाय आप राहुल की यात्रा में पूरी एनर्जी लगा रखे हैं और आप बिहार में मुझे बुला रहे हैं यात्रा के लिए। और यात्रा बिहार में कहां से शुरू हो रही, वो है पूर्णिया, जहां पर की जनता दल यू का अपना सांसद है। तो आप अपने ही सहयोगी दल की सीट से क्यों बिहार में यात्रा शुरू करना चाहते, ये उनकी समझ से परे था और इसीलिए उन्होंने इससे शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ये एक बड़ा कारण रहा। जहां तक आरजेडी से नाराजगी का सवाल है, जिस तरह से कल रोहिणी आचार्य के ट्वीट आए, एक के बाद एक बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर हमला किया, वो भी बहुत नागवार गुजरा नीतीश कुमार को, जेडीयू नेताओं को, और इसके बाद मन बना लिया गया। कल कैबिनेट की बैठक केवल 15 मिनट चली। बताया गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी में आपस में कोई बातचीत भी नहीं हुई, कैबिनेट के बाद कोई ब्रीफिंग भी नहीं हुई और ये बिल्कुल संकेत साफ मिल गया कि अब दोनों पार्टियां साथ नहीं रह सकती। इस बीच संजय झा, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, वो काफी समय से दिल्ली में थे और लगातार उनकी यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से चर्चा होती रही और एक तरह से पूरा फार्मूला, हर चीज तैयार कर दी गई है। इसमें अब खबर आपको बड़ी दे दूं मनोरंजन, जो अटकलें लग रही थी कि विधानसभा भंग हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। लोकसभा के चुनाव अपनी जगह होंगे, विधानसभा के चुनाव सही समय पर, जो कि अक्टूबर नवंबर अगले साल तब तक होंगे। नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये भी एक तरह से सहमति बन गई है। और जो फार्मूला बीजेपी और जेडीयू का पिछली बार था, जिसमें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री, तकरीबन वैसा ही फार्मूला इस बार भी रहने वाला है।
पोर्टफोलियोज भी करीब करीब वही रहेंगे, मंत्रियों की संख्या भी करीब करीब वही रहेगी। और लोकसभा में भी माना जा रहा है कि जो सीटें थी 17-17 और 6 उसी हिसाब से तय होगा। हालांकि इस बार जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, तो उनके लिए एक एक सीट दे सकते हैं। छोड़ी और जाएगी। चिराग और पशुपति का जो आपस का झगड़ा है वो सुलझाने की जिम्मेदारी बीजेपी के पास रहेगी। और हाजीपुर सीट जो है उसमें अगर दोनों चाचा भतीजे का झगड़ा नहीं सुलझता है तो फिर ऐसे में बीजेपी वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर देगी। और पशुपति पारस को ये कहा जा रहा है कि आप फिर अगर हो तो आप राज्यसभा चले जाइएगा। तो ये सारी बातें जो मोटे तौर पर सहमति हो चुकी है। चिराग पासवान भी अब से कुछ देर बाद गृहमंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। पशुपति पारस को भी ब्रीफ कर दिया गया है, उपेंद्र जी। कुशवाहा जीतन राम मांझी को बता दिया गया। तो इस तरह से पूरे जो समीकरण है उनको सेट कर दिया गया है।